अस्सलाम वालेकुम। खोखमत सुल्ताना में आपको खुश आमदीद। आज हम आपके साथ कोई नई रेसिपी शेयर करने नहीं आए हैं, बल्कि आज की इस वीडियो में आपको चंद पुरानी रेसिपीज़ की झलकियाँ नज़र आएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो यूट्यूब का पस मंज़र है, यानी यूट्यूब पर आकर मेरा खाना बनाने का क्या मकसद था। आया मैं बहुत अच्छी कुक थी और मैं चाहती थी कि लोग मेरे से खाना बनाना सीखें, या इसकी कोई और वजह थी। और यूट्यूब पर मेरा चैनल चलाने में किस किस ने मेरी मदद की और कैसे कैसे मेरी मदद की, ये सारी बातें हैं जो आपसे शेयर करना मकसूद हैं। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अगर आपको दरमियान में कहीं लगता है कि आपको बोरियत शुरू हो गई है या आप इतना लंबा इस वीडियो को नहीं सुन सकते हैं, देखना आपके लिए लाजमी नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि इस वीडियो को बंद कर दीजिए, अगले दिन पे मुलतवी कर दीजिए या उससे अगले दिन पे मुलतवी कर दीजिए। लेकिन ये है कि चलते फिरते इस वीडियो को लगा के सुनिए ज़रूर, हो सकता है कि बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने आएँ जर्मनी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, और जब आप आखिर तक इस वीडियो को देख लें तो अपनी राय देना मत भूलिए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है। ये चंद माह पहले जो है वो पकोड़े बनाए गए थे। पकोड़े भी हमारे जर्मन माशरे के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है, नई रेसिपी है, तो ये रेसिपी भी उनको बहुत पसंद आई थी। खुदा ताला के ख़ास फजलो करम से मेरा हल्का अहबाब बहुत वसी है, जिसमें यूरोपियन और जर्मन बहनें भी शामिल हैं और उनको हमारे खानों में बहुत दिलचस्पी है। और फ़र्दन तमाम बहनों को हिंदो पाक की रेसिपीज़ देना थोड़ा मुश्किल हो गया था। वैसे भी बताना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर आप पका के दिखाते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरा यूट्यूब का चैनल खोलने के कुछ अरसे बाद जो है उम्मे जाफ़र, जो कि स्विट्ज़रलैंड से हमारी एक मुसलमान बहन है, उनका मुझे पैगाम आया कि वो मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं। उसके बाद मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरा किचन, जिनका ताल्लुक़ USA से है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। अल्लाह ताला इनको भी बहुत जज़ाए खैर दे। उसके बाद जो है वो वक्त गुज़रता गया और मैं अपनी जो इब्तदाई वीडियोस हैं वो बनाती गई, और मेरी इब्तदाई वीडियोस जो हैं वो सिर्फ़ जर्मन ज़ुबान में हैं। और उसकी वजह मैंने शुरू में ही बता दी थी कि चूँकि हमारी जो बाज़ यूरोपियन और जर्मन बहनें थीं, उनको हमारे खानों में दिलचस्पी थी, और बाज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने हिंदो पाक के मर्दों से शादी की हुई है, और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए वो चाहती हैं कि अपने जो देसी खाने हैं वो बनाए जाएँ। तो असल वजह यही थी कि इस चैनल को मैंने शुरू किया था। और दूसरा बड़ा मसला ये आ गया था कि मेरी ज़ुबान का, क्योंकि ये वीडियोज़ मैंने जर्मन ज़ुबान में बनानी थी, और ऐसा नहीं है कि जर्मन ज़ुबान में परफ़ेक्ट बोल सकती हूँ, बल्कि मैं टूटी-फूटी जर्मन ज़ुबान बोलती हूँ। और उसके लिए यहाँ पर मैंने आके जर्मनी में जर्मन ज़ुबान बाकायदा तौर पर नहीं सीखी है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मन ज़ुबान जो है वो दुनिया की मुश्किल तरीन ज़ुबानों में से एक है। और जब मैं बहुत शुरू में, आज से तकरीबन 32 साल पहले यहाँ पे जर्मनी में आई थी, तो तकरीबन 2 से 3 माह के लिए, क्योंकि उस वक्त यहाँ का निज़ाम थोड़ा सा मुख्तलिफ था, बल्कि बहुत ही मुख्तलिफ था, तो आके कह लें कि 2 से 3 माह के लिए मैंने जर्मनों की और जो गैर मुल्कियों की बात उसको कहते हैं कि मुलाकातें होती थी, यानी मिलते थे 2 घंटे के लिए दिन में। तो कह लें कि वो जो मुलाकातें होती थी 2 घंटे के लिए, वो जाके मैंने तकरीबन 3 माह तक बाकायदगी से उन मुलाकातों में बैठी हूँ मैं जाके। और जो इब्तदाई होती है, किसी ज़ुबान की इब्तदा होती है, मैंने वहाँ से जाके की थी। और उसके बाद जो है वो अभी तक सीख रही हूँ। ज़ुबान सीखने का जो मरहला है अभी भी जाके ख़त्म नहीं हुआ। तो दूसरा मसला ये था कि अगर मैं वीडियोस बनाना चाहती हूँ, अपनी जर्मन ज़ुबान, जो जर्मन बोलने वाली बहनें हैं उनकी मैं मदद करना चाहती हूँ, तो मैं कौन सी ज़ुबान में वीडियोस बनाऊँगी। अगर मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान में वीडियो बनाऊँगी तो अंग्रेज़ी ज़ुबान में तो बहुत ज़्यादा हमारी वीडियोस हैं, लेकिन जो हमारी जर्मन बोलने वाली बहनें थीं, उनकी यही ख्वाहिश थी कि जर्मन ज़ुबान में ही इन वीडियोस को बनाया जाए, जैसी मर्ज़ी, यानी टूटी फूटी जैसी भी ज़ुबान हो उसमें बना सकते हैं। और आपको पता है कि आम बोलचाल जो होती है, हम दूसरों से बोलचाल कर सकते हैं, आमने सामने कोई हो, लेकिन ख़ास तौर पर यूट्यूब पर आकर एक दूसरी ज़ुबान में वीडियो बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे वीडियो बनाना वैसे भी मुश्किल काम है, क्योंकि जो वीडियोज़ बनाते हैं उनको पता है कि वीडियो बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे किसी दूसरी ज़ुबान में आके वीडियोस बनाना वो और भी ज़्यादा मुश्किल है।
तो शुरू में तो मैंने यही किया था, जो बिल्कुल शुरू की वीडियोस हैं उसमें मैंने यही किया था कि मैं लाइव ही जो है वो अपनी साथ साथ मतलब वीडियोस बनाते जाना और साथ साथ उसमें बोलती भी जाती थी। लेकिन मैंने देखा कि ज़ाहिर ही बात है कि हम लोग घरेलू ख़वातीन हैं, तो उसमें आगे पीछे का शोर बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर कुछ अर्से बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि बेहतर है कि वीडियोस बना ली जाएँ खामोशी से और बाद में फिर आवाज़ जो है उस पर रिकॉर्ड की जाए, यानी वॉइस ओवर की जाए। तो वो दूसरी बात यही थी कि यानी आप अगर आमने सामने किसी से बात करते हैं तो उसमें ज़ुबान जैसी भी टूटी फूटी हो अगला समझ जाता है आपके जो मद्दे मुकाबिल होता है। और मैं ये कहूँगी कि हमारी जो जर्मन बहनें हैं या जर्मन कौम है उनमें बहुत ज़्यादा ये खूबी पाई जाती है कि आप जैसी भी टूटी फूटी ज़ुबान बोलते हैं, आपकी वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। और उसकी जो है हमारी जो दूसरे यूरोपियन ममालिक में हमारी बहनें मौजूद हैं या हमारे भाई मौजूद हैं, वो इस बात की ज़रूर तायद करेंगे कि आप इनके ममालिक में यानी यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में आए हैं, तो आप जैसी भी टूटी फूटी जैसी भी ज़ुबान बोलते हैं, वो बजाय आपको आपकी हंसी या मजाक उड़ाने के, तमस्खुर उड़ाने के, आपकी जो बोल चाल है उसकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगे। और इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई करेंगे कि बाज़ का तो आपको लगता है कि आपसे अच्छी कोई ज़ुबान बोल ही नहीं सकता। तो वही बताया कि दूसरा मरहला था कि ज़ुबान का। तो फिर जो घर में बच्चे मौजूद थे उन्होंने भी यही कहा कि जैसी भी टूटी फूटी आती है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब अगले को मेरी बात समझ आ जाती है। जो बात मैं समझाना चाहती हूँ, यानी अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुकिंग बाज़ का ऐसा भी होता है कि आप कुकिंग करते हैं तो जो आपके सामने बैठा हुआ है या देख रहा है उसको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ जाती है कि ये क्या पकाया है या क्या चीज़ डाली है। साथ में हम थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, लेकिन मुझे ही था कि मैंने जर्मन ज़ुबान में करना है ताकि उन बहनों को आसानी हो जिनके लिए ख़ास तौर पर मैं कुकिंग कर रही हूँ। कुकिंग करनी शुरू कर दी टूटी फूटी ज़ुबान में, ये मरहला हल हो गया। अब तीसरा जो मरहला था, वक्त के साथ साथ जो है बाज़ जो नई जर्मन बहनें थीं उन्होंने हमारी कुकिंग, मेरी कुकिंग देखना शुरू की। तो उनके लिए हमारी एक तो ये कि डिशेस बिल्कुल नई थी, बिल्कुल नई थी उनके लिए। हालांकि चीज़ें वही होती हैं, लेकिन आपको पता है कि यूरोपियन ममालिक में जो रहने वाले हैं उनका खाना बनाने का, खाना खाने का अंदाज़ हमारे देसी खानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फिर मैंने यही किया कि साथ साथ बताती थी और साथ साथ एक्स्ट्रा वजाहत भी करती थी, क्योंकि मिर्चें तो इन लोगों के लिए बिल्कुल समझे कि बिल्कुल नहीं खाते हैं। यूरोपियन कौम जो है, हो सकता है कि इक्का दुक्का खाते भी हों, और जो खाते हैं वो बहुत तेज़ मिर्चें खाते हैं। फिर यही था कि मिर्चें बताना कि हम लोग अपने खानों में मिर्चें डालते हैं, हल्दी डालते हैं, इतने हम मसाले डालते हैं कि बाज़ लोगों के कमेंट्स जब आते हैं तो उनसे पता चलता है कि सॉरी कि हम लोग इतने मसाले डालते हैं कि हमारा जो असल खाना होता है वो उसके अंदर कहीं दब के रह जाता है। जो नए देखने वाले हैं, जो सिर्फ देखने वाले हैं, लेकिन जिन मतलब उन लोगों ने जिन्होंने हमारा खाना खाया हुआ है, हमारा खाना चखा हुआ है, उनको पता है कि हमारा खाना कितना लजीज होता है। और उसके लिए फिर उनको कोई एतराज़ नहीं होता कि हम कितने मसाले डालते हैं या किस तरीके से बनाते हैं। अब जितने भी हमारे मसाले होते हैं सालन में, ये क्या कहते हैं, ये ज़ीरा डाला है, खुश्क धनिया डाला है, हल्दी डाली, पता नहीं क्या कुछ हम सालन अपने में डालते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि जितने कम से कम मैं मसाले डाल सकूं ताकि इन बहनों को आसानी हो, क्योंकि इनके लिए एक बिल्कुल पहला मरहला है इस खाने को बनाने का। तो कोशिश यही होती है कि जितना भी आसान तरीके से मैं बता सकूं ताकि इन बहनों को समझ आ जाए। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि मिर्चें डालने का। मिर्चें यहाँ पर जर्मनी में जो है, चूँकि जर्मन को मिर्चें नहीं खाते हैं, अगर खाते हैं तो ये हरी मिर्चें जो हैं वो खाते हैं। और मैं अक्सर बता देती हूँ कि ये वाली हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने तुर्क दुकानों से ली हैं, और ये वाली हरी मिर्चें हमारे लिए कड़वी नहीं हैं। लेकिन वही वाली हरी मिर्चें जो हमारे लिए बिल्कुल कड़वी नहीं होती हैं, हमारे छोटे बच्चे भी खा सकते हैं, इनके लिए यानी जर्मन कौम के लिए, यूरोपियन कौम के लिए वो वाली मिर्चें भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। क्योंकि मुझे ये याद है कि बाज़ का शुरू में जो मेरे मेहमान आते थे, जर्मन मेहमान आते थे या यूरोपियन बहनें आती थीं, तो वो ऐसे थे कि वो नमक भी बहुत कम खाने वाले होते थे, और वो बता देते थे कि हम लोग मिर्चें बिल्कुल, क्योंकि मैं अक्सर जो मेहमान आने वाले हों पूछ लेती थी कि आप लोग मिर्चें खा सकते हैं कि नहीं, तो बाज़ लोग कह देते कि हम खा भी लेते हैं। लेकिन ये फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि उनकी मिर्चें खाने और हमारे मिर्चें खाने में कितना फ़र्क है।
तो बाज़ ये होता था कि मैं सिर्फ नमकीन खाने बनाती थी, या आगे पीछे के जो हमारे आपको पता है कि हमसायों के भी बहुत हुकूक होते हैं कि चलें कोई अच्छा खाना बना है। इन लोगों में ये रवाज नहीं है, ये रवाज हम लोगों में ही, यानी आपको पता है कि जो हमारी जिस मज़हब से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे हमसायों के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। तो बाज़ का जो आगे पीछे के हमसाए होते थे उनको भी खाना दे देना कि चलें हमारा देसी खाना चख लेंगे, और बाज़ों को तो वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था। और बाज़ उनमें से ऐसे थे कि जिस तरह अब हम वो पुलाव बनाते हैं, सिर्फ नमकीन पुलाव बनाते हैं, उसमें मिर्चें नहीं होती हैं। बाज़ का मैं नमकीन सिर्फ बनाती हूँ, उसमें हरी मिर्चें वगैरह भी नहीं डालती हूँ। वो जो नमक वाला पुलाव होता था वो भी इन यूरोपियन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि वो नमक भी बराए नाम डाल के खाने के आदी हैं। तो उस लिहाज से मुश्किल थी बहुत, लेकिन वक्त गुज़रता गया। उसके साथ साथ जो है मेहमान आना शुरू हो गए, वो भी हमारे जो देसी बावर्ची खाने हैं उनसे मुतारिफ़ होना शुरू हो गए। और मैं देखे कि उनके साथ जो बच्चे होते थे, बड़ों की निस्बत उन बच्चों ने ज़्यादा शौक़ से खाना खाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता वो मिर्चें खाने के आदी हो गए। मैं भी फिर कोशिश यही करती थी कि मिर्चें जितनी हो सकता है कि कम डालूं, और वो लोग भी मिर्चें खाने के आदी हो गए। बात अभी बहुत आगे लंबी चलनी है, लेकिन मैं आपको साथ ये बता दूं कि ये नान जो है, गार्लिक नान जो है, कुछ अर्सा पहले मैंने बनाया था, और ये भी बहुत पसंद किया गया था, और इसका जायका भी बहुत अच्छा था। इसकी जो रेसिपी है आपको दोनों ज़ुबानों में नज़र आएगी, यानी जर्मन ज़ुबान में भी नज़र आएगी और उर्दू ज़ुबान में भी नज़र आएगी। अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप इस रेसिपी को वहाँ से देख सकते हैं। ये यहाँ पर मैं मोज़रेला चीज़ के साथ इसको नान को बनाना है, क्योंकि ये गार्लिक नान था, और लहसुन और प्याज भी जो है यूरोपियन बावर्ची खाने में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो प्याज तो फिर भी इस्तेमाल हो जाता है, लहसुन जो है वो तो समझें कि बहुत ही मुश्किल बात है कि लहसुन घर में आ जाता है, और इसको फिर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बू फिर कैसे निकालनी है। इन्हीं हमारे हिंदू पाक के जो बावर्ची खाने हैं उनमें तो लहसुन जो है वो आम इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरोपियन बावर्ची खाने में लहसुन जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। अगर होता है तो बहुत ही कम व बेशी इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो गार्लिक नान था ख़ास तौर पे इसलिए भी पसंद किया गया क्योंकि इसके ऊपर मैंने लहसुन डाला था। और ये वाला जो इसके अंदर मैंने डाला है गार्लिक नान के अंदर, ये मोज़रेला चीज़ था। चीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, यानी जो पनीर है उसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं कि मैंने एक अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाई थी कि 26 के करीब जो हैं इसकी यहाँ पे पनीर की अक़साम हैं, और हर एक का जायका भी मुख्तलिफ है, यानी कि जायका एक जैसा है। अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप मेरा जो दूसरा चैनल है जर्मनी की बातें, वहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी अक़साम हैं। उनमें से सारी अक़साम तो मैं नहीं बता सकी हूँ, लेकिन ये है कि चांदे की मैंने वजाहत की थी। और ये वाला जो नान है ये मोज़रेला चीज़ यानी मोज़रेला पनीर जो है उसके साथ बनाया गया था, क्योंकि बाज़ और नान थे जिनको मैंने मुख्तलिफ पनीर के साथ भी बनाया था, और हर एक का जायका भी मुख्तलिफ था। बात अभी वही मैं बता रही हूँ कि बात अभी काफ़ी आगे चलनी है, इसलिए थोड़ा सा मैं भी वक्फा कर रही हूँ ताकि आप देख भी सकें। और यहाँ पर ये रोटी वगैरह बनाने का जो घरों में रवाज है वो बिल्कुल नहीं है। ये नान हमारा बन के तैयार हो गया था और बहुत ही लजीज नान था ये। पहले 10 माह के अरसे में मुझे तकरीबन 500 सब्सक्राइबर मिले, और ये वो लोग थे जो मेरी वीडियोस बहुत बाकायदगी से देखते थे। मेरे पहले 500 सब्सक्राइबर कनेडियन शिकारी की लाइव में जाकर हुए थे, और साथ ही इन्होंने मेरी हिम्मत बंधाई थी कि ये नंबर्स यहीं पर नहीं रुकने चाहिए। तकरीबन 6 माह के बाद मैंने अपनी वीडियोस को उर्दू ज़ुबान में भी बनाना शुरू किया। उसकी वजह यही थी कि मेरे घर वाले जो कि नॉर्थ अमेरिका में हैं उनको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आती थी। घर वाले यही कहते थे कि मैं नमक डालती हूँ या चीनी, उनको कुछ पता नहीं चलता। ये हमारी जर्मनी से एक तुर्क स्टूडेंट हैं जिन्होंने इब्तदाई मराहिल में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और सऊदी अरब से ये वो भाई हैं जो आपकी वीडियोस को बहुत बाकायदगी से देखते हैं। दुबई प्लस से अगर आप यूट्यूब पर दोस्ती करते हैं तो आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह।
सनशाइन लेडी का शुमार उन जर्मन बहनों में होता है जो आपकी वीडियोस आने पर सबसे पहले देखकर कमेंट्स करते हैं। ना उम्मीद आपको मौनी भी नहीं करेंगी अगर आप इनसे दोस्ती करते हैं तो। ये भी हमारी एक जर्मन बहन है जो कि बाकायदगी से वीडियोस देखने वाली हैं। यहाँ पर बात करते करते मैं आपके साथ चंद लिंक भी शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप चाहें तो इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, इनसे दोस्ती कर सकते हैं। और ये वो बहन भाई हैं, यानी ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ अगर आप बाकायदा होते हैं तो कभी भी आपको ये मायूस नहीं करेंगे। इनमें बाज़ अभी ये हमारी एक अरबी बहन थी, अभी यहाँ पर बाज़ जो हमारी जर्मन बहनें हैं उनके लिंक शेयर किए हैं, और बाज़ जो है हमारी तुर्क बहनें हैं जिनके लिंक मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं। वो जर्मन ज़ुबान में ही अपनी वीडियोस बनाती हैं। ये भी हमारी एक तुर्क बहन है लेकिन जर्मन ज़ुबान में इनकी वीडियोस होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरनेशनल लोगों से दोस्ती करें तो और इंटरनेशनल जो है वो कुकिंग सीखें तो आप उनकी वीडियोस पे बाकायदगी से जाइए और उनकी वीडियोस को ख़ुद भी देखिए, फिर वो आपकी वीडियोस इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ पर ये हमारे जर्मन यूट्यूबर्स थे जिनके लिंक मैंने ऊपर लगाए थे दाएं हाथ। और मैं बात कर रही थी कि एक यूट्यूब की जो वीडियो होती है वो मंज़र पर आने से पहले उसको कई मराहल से गुज़रना पड़ता है। ये हमारी नायाब ब्लॉगर हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, बहुत बाकायदा हैं सबके साथ कि अगर आपकी एक 3 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो है तो आपको पता है कि उसके पीछे कितना काम होता है। उस वीडियो को बनाना, चले वीडियो बन तो गई है, उस वीडियो के बाद उसकी कटिंग करनी है, उसको अपलोड करना है, उसमें कितने मराहल हैं जिनसे गुज़रना पड़ता है। ये धनक चैनल है, ये भी माशाल्लाह काफ़ी बाकायदा हैं। तो ये है कि आप हम में से मुझे लगता है कि अक्सर ख़वातीन जो हैं, जो आम घरेलू ख़वातीन हैं, जो प्रोफेशनल वीडियोस बनाते हैं उनकी तो बात और है, उनकी नज़र आता है कि हमें उनकी वीडियोस की क्वालिटी भी नज़र आती है कि बाकायदा तौर पर बनवाई गई हैं। लेकिन हम में से अक्सर जो घरेलू ख़वातीन हैं वो अपनी वीडियोस जो हैं वो ख़ुद ही बनाती हैं, फिर ख़ुद ही उसकी कटिंग करती हैं, या व्लॉग्स ख़ुद ही बनाती हैं, कटिंग करके फिर उसको अपलोड भी ख़ुद ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हम मतलब ख़वातीन को ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे नहीं पता कि किस हद तक आप मेरी वीडियोस की क्वालिटी से मुतमईन हैं, आप ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल एक मैं समझती हूँ कि इब्तदाई मरहला है। वक्त के साथ साथ कोशिश यही है कि इसको बेहतर बनाया जाए, और आप देखेंगे कि बिल्कुल जो पहली वीडियो थी, चौथी वीडियो थी, और अब आहिस्ता आहिस्ता जाके इन वीडियोस की क्वालिटी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़्याल में बेहतर हो रही है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। ये हमारी एक अरबी बहन है शीरीन करीम, ये भी माशाल्लाह बहुत बाकायदा है अगर आप इनको दोस्ती इनसे करते हैं तो। और यहाँ पर मैं एक ये तुर्क केक है जो कि तुर्क फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और बड़े पैमाने पे बनाया जाता है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे क्या बल्कि तुर्की में ख़ास तौर पे आपको अंदाज़ा होगा जो तुर्की में रहने वाले हैं कि जो तुर्की फ़ैमिली हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ होती हैं और कोई छोटी मोटी चीज़ तैयार नहीं करते बल्कि काफ़ी बड़े पैमाने पे चीज़ तैयार करते हैं, और इतनी तैयार कर लेते हैं कि बच जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन चीज़ कम नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में बनाते हैं। और उनके केक की जो रेसिपीज़ हैं अमूमन आपको बहुत बड़े पैमाने पर नज़र आएंगी। और यहाँ पर भी मैं एक तुर्की केक ही बना रही हूँ और थोड़ा सा अपना भी मैंने इसमें तरीका जो है वो शामिल किया है, यानी अपने तरीके से इसको बनाया है। और इनके भी जो खाने होते हैं, यानी इनकी ख़ास तौर पे जो स्वीट डिशेस होती हैं तुर्की घरानों की, वो भी बहुत लजीज होती हैं। तो आप अगर जाते हैं उनकी वीडियोस पे जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि हमारे बावर्ची खाने से इनका बावर्ची खाना बहुत मुख्तलिफ होता है, क्योंकि वही जो मसाले वगैरह हमारे बावर्ची खाने में इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएंगे। जी, तो वही मैं बात कर रही थी कि जो वीडियोस को बनाने का, अपलोड करने का, तो इसलिए आप लोग जो देखते हैं उनसे और ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। सिर्फ आपने वीडियो देखी है और आप ऐसे ही हौसला अफजाई कर सकते हैं वीडियो के बनाने वाले की कि आप छोटा सा एक थम्स अप कर दें, एक हल्का सा अंगूठा है जिसको टच करना है, और वो देखने वाले की हौसला अफजाई हो जाएगी कि उसने जो 3 मिनट की वीडियो अपलोड की है या 5 मिनट की वीडियो अपलोड की है, उसके पीछे बाज़ का जो है वो 2-2 हफ़्ते जो हैं वो होते हैं, क्योंकि 2-2 हफ़्ते के बाद जाके वो वीडियो क्लियर होती है, तब आप लोगों के सामने वो आती है। और हर एक के बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। यही वाला केक अगर जो मैं अब बना रही हूँ हमारी तुर्की बहन बनाएंगी जो कि इसमें एक्सपर्ट हैं, तो उनके बनाने का तरीका मुख्तलिफ होगा। और यही वाला केक जो एक तुर्की केक है, या अरबी भी बनाते हैं वैसे इस केक को, तो यही वाला केक अगर आप 8-10 अरबी या तुर्की लोगों को बनाते हुए देखेंगे तो उनका तरीके भी मुख्तलिफ होगा।
इसलिए फ़ौरी तौर पे आप वीडियो देखने के बाद ये ना सोचा करें कि ये वीडियो में तो ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, इसलिए फ़ौरन जो है वो आप उसको डिसहार्ट करने के लिए अंगूठा नीचे को कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों को देखिए, उनमें से जो तरीका आपको पसंद आता है फिर उस तरीके को आप ज़रूर अपनाइए। क्योंकि इंसान, वो एक रूसी कहावत है कि वो 10 दफ़ा 11 दफ़ा सोचते हैं उसके बाद जाके काटते हैं। तो सुनिए सब की, उर्दू में ग़ालिबन ऐसा है कि सुनिए सब की अब मर्ज़ी, लेकिन आप अपनी करें। वीडियोज़ आप सबकी ज़रूर देखा करें, उनकी हौसला अफजाई भी किया करें, लेकिन बाद में आपका जो दिल करता है, आपकी जैसे मर्ज़ी होती है, आप उस तरीके से बनाया करें। और मुझे उम्मीद है कि एक नई चीज़ सामने आएगी। मैं पहली मर्तबा जब गफूर ब्लॉगर की लाइव में गई थी तो उसी दिन ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ लिंक्स नज़र आएंगे जिनको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जो एक दिन पहले 1000 सब्सक्राइबर हुए थे वो अगले दिन फिर कम हो गए, और उनको पूरा करने में शबीर उस्मानी साहब ने मेरी मदद की। इनका भी बहुत शुक्रिया। चीज़ें बाज़-औक़ात एक जैसी ही होती हैं, लेकिन उनको बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। जी, बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ तरह के लिंक्स फिर नज़र आएंगे। ये हमारी एक जर्मन बहन का लिंक है, जो ये भी बहुत बाकायदा है। तो अगर आप इनसे दोस्ती करना चाहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि वो बच्चियाँ या हमारी वो ख़वातीन जो मेहंदी लगाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर उनके हाथ में हैं, तो इनको ज़रूर जॉइन करें। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसे काम आपकी यूट्यूब पर होते हैं कि ज़ुबान का समझना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो जिस तरह मेहंदी के डिज़ाइन हैं, वो अगर इनको जॉइन कर लेती हैं तो ये इंशाल्लाह, या कपड़ों के डिज़ाइन हैं जिनके पास, या कपड़े वगैरह अपने यूट्यूब पर लगाती हैं, तो वो ऐसी बहनें ज़रूर इनको जॉइन करें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा उनको। क्योंकि हमारी ये जर्मन जो बहनें हैं शौक़ रखती हैं, हमारे कपड़ों में भी शौक़ रखती हैं, हमारे मलबूसात में भी। हमारी ये जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, मेहंदी वगैरह, इनको अगर इस्तेमाल नहीं करती तो कम से कम देखने का शौक़ रखती हैं, क्योंकि ये चीज़ें इनके लिए एक नई चीज़ें हैं। तो मैं बात कर रही थी कि पहले जो तकरीबन 6 माह थे उसमें मैंने सिर्फ जर्मन ज़ुबान में ही वीडियोस बनाई, और वो वीडियोस वो थी जो हमारे जर्मन बहन भाई बहुत बाकायदगी से देखने वाले थे। उनको कहना नहीं पड़ता था कि मेरी वीडियोस पे जाएं या देखें। मतलब वो बेगरज होके, बेलौस होके हम मेरी वीडियोस को देखते थे। लेकिन उसके तकरीबन 6 माह बाद जो हमारी अपनी ही फैमिलीज़ जो कि यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में या नॉर्थ अमेरिका में है, उनका यही कहना था कि अगर मैं वीडियोस बना ही रही हूँ तो साथ साथ उर्दू में भी बताती जाऊँ, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये नमक मैंने डाला है या मैंने चीनी डाली है। तो उसके बाद एकदम मेरी प्लानिंग चेंज होगी, और मैंने साथ साथ जो है वो उर्दू ज़ुबान में भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। वही वाली वीडियोस जो है वो साथ साथ जर्मन ज़ुबान में भी उनको वॉइस ओवर करनी शुरू कर दी। फिर जो पहले 10 माह थे उसमें मैं वीडियो बना लेती थी और बेफ़िक्र हो जाती थी कि जिसको मेरी वीडियो में दिलचस्पी होगी वो देख ले, जिसको नहीं देखनी वो ना देखे। क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यूट्यूब पर काम करने के लिए आपको इब्तदा में कौन कौन से मराहिल से गुज़रना पड़ता है। तकरीबन 10 माह के बाद जो है, मैंने बताया था कि जब पहले 500 हुए तो वो कनेडियन शिकारी जो है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बंधाई और कहा कि ये सिलसिला यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तो उनकी तरफ से ये एक इशारा था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेहनत की और मैंने देखा कि जो मेरे 500 सब्सक्राइबर 10 माह के अंदर हुए थे, मैंने 1 माह मेहनत की और 1 माह की मेहनत से अल्लाह ताला ने फल दिया, और 1 माह के अंदर 500 सब्सक्राइबर मज़ीद आ गए। तो इसका मतलब है कि 1000 जब हो गए, 1000 के बाद फिर आप लाइव भी कर सकते हैं। फिर लाइव में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन ये सारे मराहिल ऐसे हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं वही बता रही थी कि मेरी जो वीडियोस बनाने का मकसद यही था कि चलें जो जर्मन बहनें हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, या वो बच्चियां हमारी जो यहाँ पर बड़ी हो रही हैं, चलें उनको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी। और मुझे अपनी वीडियोस से अंदाज़ा है कि मैं बहुत आला पैमाने की कुक नहीं हूँ। मेरा शुमार उन लोगों में नहीं होता जिनकी वीडियोस जो हैं वो लोग देखने के फ़ौरन बाद जो है वो कॉपी करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि हमारी हिंदो पाक की जो ख़वातीन हैं, अक्सर उनमें से ख़वातीन ऐसी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। खाना बनते हुए देख के ही मज़ा आ जाता है कि इतना अच्छा खाना बनाया है। लेकिन मेरी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल बेसिक वीडियोस हैं।
क्योंकि मेरा मकसद जो है उन बहनों को सिखाना है जिनके लिए हमारा बावर्ची खाना बिल्कुल नया है। उनको ये भी नहीं पता कि हमने रोटी कैसे बनानी है, उनको ये भी नहीं पता कि हमने आटा कैसे गूंदना है, और उनकी अब तक बहुत ज़्यादा फरमाइश आ चुकी है कि मैं रोटी बनाना सिखाऊं। और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं अगर रोटी बनाती हूँ तो मेरी वीडियो पे ये कमेंट्स ना आने शुरू हो जाएं कि ये मतलब ऐसी कोई चीज़ है कि सिखाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे हिंदू पाक में तो करता है, आपको पता है कि ना करते हुए भी हमारी जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको भी, छोटी से मुराद ये है कि 10-12 साल की बच्चियाँ होती हैं तो उनको आटा गूंदना या रोटी बनानी आ जाती है। जिस तरह के भी उसके नक्शे बने, इसमें कोई हरज नहीं है, वक्त के साथ साथ वो भी सीख जाती हैं। तो मेरा मकसद बताने का ये था कि हमारी जो जर्मन बहनें हैं या यूरोपियन बहनें, वो बताती हैं कि बाज़ का तो उन्होंने चपाती वो कहती हैं कि चपाती खाई है, उसका जायका बहुत अच्छा लगा है, वो बनानी सिखाई जाए। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सकता है मैं चपाती बनाना जो है, यानी आटा गूंदना और फिर चपाती बनाना उनको सिखा दूँ। तो क्योंकि यहाँ पर घरों में, मैंने एक मेरा दूसरा चैनल है जर्मनी की बातें, वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर घरों में रोटी बनाने का रवाज बिल्कुल नहीं है, बल्कि रोटी बनती ही नहीं है। जिस तरह के हम लोग रोटी खाते हैं इस तरह की रोटी जो है वो यूरोपियन लोग नहीं खाते हैं। यूरोपियन से मुराद ख़ास तौर पर जर्मन लोग हैं, क्योंकि अगर इनकी जो डबल रोटी होती है वो मुख्तलिफ़ तरह की जो आटा होता है उससे होती है, मुख्तलिफ़ नट्स वगैरह अंदर डाले जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बाज़ार से ही डबल रोटी ख़रीदते हैं, घरों में नहीं बनाते हैं। अगर घरों में बनाते भी हैं तो वो तरीक़ेकार यही होता है कि वो उसको मशीन में ही, उसी मशीन में आटा गूंद के उसी के अंदर वो बना देते हैं, यानी वो एक डबल रोटी बनती है जिसको बाद में ज़रूरत पड़ने पर ये काट लेते हैं। क्योंकि रोटी जो है इनकी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल नहीं है। जिस तरह हम लोग, मेन हमारी चीज़ यही होती है कि या रोटी बनेगी या चावल बनेंगे, उसके साथ फिर हम लोग सालन का इंतखाब भी कर लेते हैं, या सालन को देखने के बाद हम फैसला करते हैं कि चलें इस सालन के साथ ये वाली रोटी अच्छी लगेगी या सालन के साथ, इस सालन के साथ चावल अच्छे लगेंगे। यहाँ पर जर्मनी में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है वो सब्ज़ियाँ ही खाई जाती हैं, ज़्यादातर सब्ज़ियाँ खाई जाती हैं, गोश्त खाए जाते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ेकार उसमें शामिल नहीं होता, यानी इनका अपना तरीक़ेकार होता है। उसमें मसाला जात जो होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो तो आप वीडियोस देख के ख़ुद भी अंदाज़ा कर लेंगे कि बाज़ का खाना बनाने के बाद हल्का सा नमकदानी से नमक ऊपर छिड़क दिया जाता है, यानी जो सब्ज़ी है या गोश्त है या जो भी चीज़ ये पका रहे हैं उसको असल में उसका जायका ये ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। मसाला जात के करीब ज़्यादा नहीं आते, लेकिन उसके लिए फिर ये है कि जितने भी हमारे जो मसाला जात होते हैं, ये लोग भी मसाला जात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको अपने खानों में नहीं डालते बल्कि उनकी चाय बना लेते हैं। पिछले दिनों में भी मैंने एक चाय की वीडियो अपलोड की थी अपने दूसरे चैनल जर्मनी की बातें पे, तो मैं यही बता रही थी कि जितने भी हमारे मसाला जात हैं उनको पानी में डुबो के, यानी गर्म पानी में डुबो कर ये लोग पी लेते हैं, लेकिन अपने खानों में मसाला जात को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब ये फ्रूट चाट है, देखा जाए तो फ्रूट तो पूरी दुनिया में ही पाया जाता है। ये अलग बात है थोड़ा सा कि थोड़ा बहुत मुख्तलिफ ममालिक का मुख्तलिफ भी होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर जो है वो एक जैसा ही होता है। तो अब फ्रूट है, फ्रूट को खाने का तरीका जो है वो हर मुल्क में मुख्तलिफ होगा, और बाज़ वीडियोज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं कि वो लोग फ्रूट को भी पका कर खाते हैं। अभी जिस तरह हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनाई जाती है, फ्रूट चाट इनके भी यहाँ पर भी बनती है, लेकिन उसमें फ्रूट चाट के अंदर जो है वो सिर्फ शहद डाला जाता है या मुख्तलिफ़ तरह के नट्स डाले जाते हैं। यानी चीज़ एक ही है, उसको बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। और ये वाली फ्रूट चाट की वीडियो भी इंशाल्लाह आपको, मेरी वीडियोज़ पर जाएंगे तो वहाँ पर 3 मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपीज़ हैं, वो इंशाल्लाह आपको नज़र भी आ जाएंगी। यहाँ पर मैं नॉन स्टॉप बोलती जा रही हूँ, आप कुछ देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। ये चिया सीड्स जो इसको हम तुखमलंगा या तुखमारिया कहते हैं, उसके साथ भी चाट है और बहुत ही लजीज थी ये वाली चाट। और आप वीडियोस की क्वालिटी पे या जो भी आप अपना तासुरात देना चाहें, चाहे वो पॉजिटिव हों या मनफी हों, तो वो ज़रूर दे सकते हैं कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी है या पहले वाली वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। क्योंकि राय ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप मनफी राय देते हैं, इसका मतलब है वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है। तो आप सिर्फ जो अंगूठा होता है वो नीचे को कर देंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि इसमें आपको कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर आप अपनी राय देंगे तो उससे फ़ायदा भी होता है कि इंसान, क्योंकि मुझे यही पता है कि वही कौमें, वही लोग कामयाब होते हैं जो कि अपनी गलतियों से सीखते हैं।
और अगर कोई आपकी गलती की तरफ तवज्जो दिलाता है तो ज़ाहिर बात है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरी भी पूरी यही ख्वाहिश है कि अगर किसी गलती की तरफ यानी कमी की तरफ कोई तवज्जो दिलाता है तो मैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूँ। ये भी एक बहुत क्यूट सी बच्ची है, इसकी वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए। और निक्का गुजर की वीडियोस मैंने भी बहुत शौक़ से देखी हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे इनकी उर्दू ज़ुबान में वीडियोस बना रहे होते थे। जब आप मेरी वीडियो को देखते देखते थक जाएं या तंग पड़ जाएं तो कुछ देर के लिए आप रिलैक्स हो सकते हैं और कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये वो वीडियो है जो मैंने घर के करीब ही बनाई थी, जहाँ पर मुख्तलिफ़ समुद्री परिंदे हैं। शाम का वक्त था और बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था। और ये वीडियो चूँकि काफ़ी दूर से बनाई गई है, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये परिंदे कितने बड़े हैं। लगता है कि शायद ये कबूतर जितने बड़े हैं, लेकिन ये साइज़ में डबल होते हैं। जितना एक कबूतर का साइज़ होता है उससे डबल होते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं, और इनको हम यहाँ पर समुद्री परिंदे ही कहते हैं। और बहुत ही ये खूबसूरत मंज़र है। शाम का वक्त है, वो आके खाना खुना खा के यहाँ पर पानी पी रहे हैं। मुझे अफ़सोस है कि कैमरे की आँख उस तरह दिखा नहीं पाती जिस तरह के एक इंसानी आँख देखती है। जितने भी नए यूट्यूबर्स मुझे सुनने वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस मैदान में आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो उसके लिए फिर आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि शायद 100 में से कोई ऐसा निकल भी आए जिसको मदद की ज़रूरत ना हो। समोसे और पकोड़े ऐसी चीज़ है जिससे हमारे यूरोपियन बहन भाई सबसे पहले मुतारिफ़ होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ों से। उसके बाद आप देखेंगे कि मेरी जितनी भी चावलों वाली वीडियोस हैं वो जर्मन ज़ुबान में काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। काफ़ी ज़्यादा से मुराद यही है कि मैं बहुत अभी बड़ी यूट्यूबर नहीं बनी हूँ, और उस लिहाज से अगर मैं देखती हूँ वक्त भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं गुजरा, तो मेरी वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी गई हैं। उसकी वजह यही है कि जर्मन बावर्ची खाने में एक तो बासमती चावल जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, दूसरे चावल होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 2, अगर चावल पकते भी हैं तो सिर्फ उबाले जाते हैं, इसके अलावा चावलों की और कोई ख़ास जो है वो रेसिपी नहीं होती। उस लिहाज से इनको ये जितनी भी मेरी चावलों वाली डिशेस थी या रेसिपीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि चावलों में इंसान क्या कुछ डाल के चावलों को बना सकता है। और एक्स्ट्रा भी प्राइवेट भी जो है वो मैसेजेस आए थे कि ये वाली सारी वीडियोस उनको अच्छी लगी हैं। मुझे पता है ये बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन चूँकि हमारे जर्मन बहन भाइयों के लिए या यूरोपियन बहनों के लिए ये चूँकि रेसिपीज़ नई थी, इसलिए उन्होंने बड़े शौक़ से इसको देखा है और अब तक भी इन वीडियोज़ को देख रहे हैं। और उसके बाद आ जाता है चावल। मैंने यहाँ पर उबाले थे कुछ अर्सा पहले, और मेरा ख्याल था कि चावल उबालना कौन सा मुश्किल है, सिर्फ चावल उबाल के उसकी एक वीडियो डाल दी थी। और मैंने देखा कि 1 माह के अंदर अंदर खुदा के फजल से उस पर सबसे ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आए थे। हालांकि चावल उबालना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि बड़े शौक़ से वो वीडियो देखी गई थी। और यहाँ पर चावल सिर्फ ये सफ़ेद रंग के चावल जो होते हैं, बासमती तो नहीं लेकिन दूसरे चावल होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। और इसके अलावा जिनको हम ग़िज़ाइयत से जो भरपूर चावल होते हैं, अफ्रीका में वो पाए जाते हैं। काले रंग के वो चावल होते हैं, बाज़ काले रंग के होते हैं, बाज़ वो गहरे ब्राउन रंग के होते हैं। तो वो वाले चावल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पकाए जाते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में कि उसमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
इसके अलावा आप बाकी की जो इन चावलों की वीडियोस भी मिलेगी, क्योंकि मुझे याद है कि इन चावलों की वीडियोस मैंने काफ़ी देर पहले बना ली हुई थी और वो वीडियोस मेरे पास। और मज़े की बात यह है कि जो वीडियोस मैंने पहले बनाई थी उनको मैंने महफूज भी नहीं किया था। जो जर्मन ज़ुबान में वीडियोस बनाई थी उनको ऐसे ही बना के अपलोड कर दिया और उसके बाद महफूज नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब पर अगर काम करना है तो कैसे करना है, क्या उसका तरीक़ेकार है, वीडियोज़ जो बना लेनी है उसको क्या करना है। वो तो वक्त के साथ साथ फिर अंदाज़ा हुआ कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसको आप महफूज कर लें, आपके आइंदा भी काम आ सकती है कहीं ना कहीं। तो ये वाली जो वीडियो बनाई गई थी चावलों की, और मैंने देखा है कि यही वाली वीडियो जो है बाद में मुझे फिर उसको उर्दू में वॉइस ओवर करने में आसानी होगी। उसमें थोड़ी बहुत कांट छांट करनी पड़ी, क्योंकि बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि आया आप एक ही वीडियो 2 दफ़ा अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, बशर्ते कि आप उसमें तब्दीली करें थोड़ी सी। अब ये वाली जिस तरह चावलों की वीडियो है ये उर्दू ज़ुबान में भी थी, जर्मन ज़ुबान में भी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि टाइमिंग में फ़र्क होगा, क्योंकि बाज़ चीज़ें हमें उर्दू ज़ुबान में बहुत ज़्यादा वजाहत करनी पड़ती है और जर्मन ज़ुबान में नहीं करनी पड़ती, और बाज़ चीज़ें जो हैं मुझे जर्मन ज़ुबान में ज़्यादा समझानी पड़ती हैं लेकिन उर्दू ज़ुबान में नहीं समझानी पड़ती ना, क्योंकि हमारे तो वो जो हिंदू पाक के बावर्ची खाने वहाँ पर तो रोज़ का काम ही यही है कि चावल बनाने हैं, फ़लाँ चावल बनाने हैं, फ़लाँ चावल बनाने हैं, यानी हमारे लिए वो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं हैं। लेकिन जर्मन या यूरोपियन बावर्ची खाने के लिए चीज़ें चूँकि वो नई हैं इसलिए थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे साथ अक्सा मिनी किचन है, इनको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक बच्ची हैं छोटी जो कि कुकिंग करती हैं। मुझे याद आ गया कि जिस तरह हम बचपन में करते थे इस तरह ये अपना सालन वगैरह बनाती हैं थोड़ा सा, और बहुत अच्छा लगता है इनकी वीडियोस देख के। आप इनको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चाय का नाम आते ही आपके तसव्वुर में वो चाय आती है जिसमें एक दूध वाली चाय होती है ना, लेकिन दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चाय बनाई जाती है। और ये वाली चाय एक मैंने अपनी तुर्की बहन के साथ मिलकर बनाई थी। ये काली चाय ही है और इनके बनाने का तरीक़ेकार हमसे काफ़ी मुख्तलिफ है। यानी चाय की पत्ती को वो पहले धो लेते हैं सादा पानी से एक आध मरतबा, और उसके बाद एक बर्तन में डाल के तकरीबन 1 गिलास उसमें पानी का डाल देते हैं, और फिर दूसरे बड़े बर्तन में उबलता हुआ पानी डालकर चूल्हे पर रख देते हैं। यानी उसकी वजह यह है कि जो नीचे उबल रहा है पानी उसकी भाप से ही ऊपर जो चाय की पत्ती है वो पकती रहेगी। और जितनी देर आपने मेहमानों को चाय सर्व करनी है साथ साथ ये चूल्हे पर ही रहेगी, यानी इस चाय को ठंडा नहीं होने देते और ये चाय चूल्हे पर ही पकती रहती है। यानी तरीक़ेकार सर्व करने का यही है कि आप एक गिलास के अंदर चंद कतरे जो हैं वो पत्ती के डालते हैं, यानी पत्ती जो पका ली गई है उस जूस के डालते हैं, और उसके बाद जो है वो उबलता हुआ पानी उसमें डालते हैं। और एक एक मेंबर जो है बाज़ का 5 से 6 गिलास चाय के पी जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मैंने एक और अरबी बहन है जिनका लिंक लगाया है, अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी एक तुर्की बहन के साथ मिलकर एक तुर्की डिश बना रही हूँ। वैसे तो ये सिर्फ तुर्की डिश नहीं है बल्कि अरब भी इसको बड़े शौक़ से बनाते हैं। और ये जो डिश है सरमा के नाम से पहचानी जाती है और अंगूर के पत्तों से ये बनाई जाती है। और मुझे लगता है कि हमारे जो हिंदू पाक के ममालिक हैं वहाँ पर इस डिश का कोई तसव्वुर नहीं है, उस लिहाज से ये डिश आप लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी। और बाज़ का ये भी होता है कि वो चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं और लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे हमने उनको इस्तेमाल करना है। जिस तरह के मैंने एक रेसिपी बनाई जिसमें मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया, तो वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी कि मैंने हल्दी ख़रीद ली थी ताज़ा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस ताज़ा हल्दी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उस लिहाज से उनको रेसिपी ये वाली अच्छी लगी। और यहाँ पर भी ये चावल आप देख सकते हैं कि इनके चावल बहुत मोटे मोटे चावल हैं, हमारे बासमती चावलों जैसे चावल नहीं हैं। और ये लोग भी बासमती चावल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनको भी हमारे बासमती चावल जो हैं पसंद नहीं आते हैं। अब ये बज़ाहिर बहुत मेहनत वाला काम है, यानी अंगूर के जो पत्ते हैं उसमें इन्होंने सारे मसाला बना के चावल बना के हल्के से फ्राई करके उसमें एक एक अंगूर के पत्ते में चावल भरने हैं। और इनके लिए अंगूर के पत्ते बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, ख़ास तौर पे जब ये कहीं भी जाते हैं। अगर अंगूर के पत्ते इनको फ्री में मिल जाएं तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो तुर्की है वहाँ से तो तुर्क दुकानों से इनको ताज़ा अंगूरों के पत्ते मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुर्क दुकानें वहाँ पर आपको ताज़ा अंगूरों के पत्ते नहीं बल्कि टिन पैक जो हैं वो मिलते हैं। और अंगूरों के पत्ते इनके लिए काफ़ी नायाब हैं। और मैंने बताया कि डिश बहुत मुश्किल है बनानी, वो ऐसे ही है जिस तरह के हम भर के करेले बनाते हैं।
अब अगर एक मेंबर जिसने नया नया खाना बनाना शुरू किया है, इससे पहले कि मैं बात को आगे चलाऊं, यहाँ पर मैंने लिंक लगाया हुआ है एल्सा स्ट्रॉम टीवी का। ये स्विट्ज़रलैंड से हमारी एक स्विस बहन है और ये भी अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा, आपकी वीडियोस बाकायदगी से देखेंगी और आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देंगी। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। वही मैं बात कर रही थी कि अगर देख लें कि करेले जो भर के बनाए जाते हैं, एक जो नया खाना बनाने वाला है उसके लिए करेले भर के बनाना बहुत ही मुश्किल होगा उसके लिए। तो उसको फिर करेलों को छीलना, फिर मसाला बनाना, फिर भरना, फिर धागा बांधना, फिर मसाला बनाना, यानी एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। तो ऐसे ही ये जो सरमा बनाने का तरीक़ेकार है, जो एक नया देखने वाला होता है वो बाज़ घबरा जाता है कि इतनी मेहनत की है इन्होंने और आखिर पे बना क्या है। यानी चावलों के अंदर मसाले मसूले डाल के भून के उनको पकाया नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई किया, यानी चावल कच्चे ही हैं और इन्होंने बाद में इसको अंगूरों के पत्तों में भरना है। लेकिन बात असल में शौक़ की होती है कि आपको कौन सा खाना पसंद है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो आप उसके लिए फिर काफ़ी मेहनत भी कर लेते हैं। और ये जो सरमा की डिश है ये भी तुर्की बावर्ची खाने में बहुत ज़्यादा शोहरत रखती है, क्योंकि ख़ास तौर पे जब किसी मेहमान ने आना हो तो सरमा ना बना हुआ हो तो इनको लगता है कि इनकी बाकी सारी डिशेस अधूरी हैं। यानी मेहनत का काम तो ज़रूर है लेकिन इनके बावर्ची खाने में इसको पसंद भी बहुत किया जाता है। जो हमारे ये यूरोपियन बहन भाई हैं ये भी मिर्चें बहुत ही कम खाते हैं, बल्कि ना होने की ये जो बहन हैं इनके बावर्ची खाने में भी मिर्चें नहीं खाई जाती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको आदी कर लिया था अपने मिर्चों वाले खाने खिला खिला के कि ये मिर्चें खाने की आदी हो गई थी। तो फिर मैं बाज़ का जाऊँ इनके घर में तो फिर ये भी अपने जो खाने बनाती हैं, ख़ास तौर पे मेरे लिए जब बनाती हैं तो उसमें थोड़ी सी मिर्चें ऐड कर लेती हैं। इनकी भी बहुत ज़्यादा डिशेस हैं, लेकिन चूँकि आपको पता है कि हालात इस वक्त पूरी दुनिया के जो है वो इस तरह के हो चुके हैं कि हमारे आपस में रवाबत नहीं है एक दूसरे से, चाहे वो आपके हमसाए भी हैं उस तरह के पहले जैसे रवाबत नहीं है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला करे कि दोबारा हालात पूरी दुनिया के ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला पूरी इंसानियत पर रहम करे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी तुर्की डिशेस हैं जो देखने को मिलेंगी। मैंने वादा तो किया था लेकिन वो वादा उधर ही रुक गया क्योंकि खुदा ताला को कुछ और मंजूर था। इस वजह से सिर्फ मुझे लगता है 1 या 2 डिशेस बनाई थी, उसके बाद वो सिलसिला वहीं पे ही ख़त्म हो गया था। ये पत्ते खोलने वाला काम बहुत आसान था, बाकी तो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि ये लपेटने वाला काम आसान है, लेकिन ये भी ऐसा ही काम है जिस तरह के मेहंदी लगाने का काम। अब मेहंदी बज़ाहिर घुली हुई है, उसको लगाना है आपने कौन से, लेकिन आपको पता है कि उसको पकड़ने का तरीक़ाकार भी होता है मेहंदी का। ऐसा ही ये जो सरमा पैक करने का है, ये मैंने एक आध ट्राई किया लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। अगर मैं कर रही हूँ तो उनकी वो शक्ल नहीं बन रही थी जो कि बनी चाहिए थी। इनका यही है कि अगर वो पत्ता छोटा है तो 2 पत्तों को मिला के फिर बना लेते हैं और साइज़ में एक जैसा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक अनाड़ी बंदा उसको नहीं बना सकेगा। तो अगर आपके पास भी अंगूर के पत्ते मिल जाते हैं आपको बआसानी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। जायका इसका बहुत अच्छा होता है, अपनी अपनी पसंद की बात है। आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से थोड़े बहुत इसमें मसाले भी ऐड, जो देसी मसाले हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए ना तो असल में यही है कि हर मुल्क की जो एक ट्रेडिशनल डिश होती है उसको उसी जायके में खाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब बाज़ चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ तब्दीली भी आती गई है उनमें, और हम अपने हिसाब से, जिस तरह के मैंने वो केक बनाया था, तुर्की केक बनाया था, उसमें मैंने थोड़ी बहुत तब्दीली भी कर ली थी अपने हिसाब से। लेकिन इनके घर में अगर मैं वही वाला केक खाती हूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि चूँकि मैं खाना बनाने वाली नहीं थी, वीडियो को बनाने वाली थी, उस लिहाज से मुझे अंदाज़ा था कि वीडियो को कैसे बनाना है, लाइटिंग का क्या बंदोबस्त करना है। तो उस लिहाज से देख रही थी कि जो रोशनी की क्वालिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। और अमूमन जो हमारी वीडियोस बनाई जाती हैं वो एक हिस्से में जाके स्टैंड को खड़ा कर दिया जाता है या कैमरे को खड़ा कर दिया जाता है और वीडियोस बनाई जाती हैं। और जिस तरह के क्लोज़अप लेने होते हैं या दूर से दिखाना, नज़दीक से दिखाना, अगर अकेले कोई वीडियो बनाने वाला हो ना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर 2 लोग बनाने वाले हों, जिस तरह ये अब खाना बना रही हैं और साथ साथ मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ,
तो उस लिहाज से मुझे काफ़ी आसानी है, क्योंकि जो वीडियो क्वालिटी होती है उससे आपके व्यूज़ पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बनाने वाले हों या बनाने वाले हों, अब किसी ने आके आपका खाना यूट्यूब से चखना तो नहीं है कि आपने कितना अच्छा खाना बनाया है, बल्कि उन्होंने देखना है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आपकी आवाज़ की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि बाज़ का ये होता है कि आप खाना बना रही हैं और आवाज़ वो इतनी, कैमरामैन जो वो दूर खड़ा है, आवाज़ इतनी स्लो होती है, आप जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बनाएं, लेकिन हम तक वो आपकी आवाज़ ही साफ़ नहीं पहुंच रही है, तो वीडियो देखने का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। और बाज़ का ये होता है कि वो खाना बनाया है, पीछे से चूल्हे का शोर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिससे आपकी वीडियो जो डिस्टर्ब होती है। आजकल तो मुझे लगता है कि काफ़ी नई से नई ऐप्स निकल आई हैं, मैंने भी अभी ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह करूँगी, कि आप वीडियो को चाहें तो पहले बना के बाद में अपनी आवाज़ जो है वो ऊपर डाल सकते हैं, ताकि उसमें आगे पीछे का शोर ना हो, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ये भी पता है कि बाज़ जो यूट्यूबर्स हैं वो रात को, बेचारे रात को 12 बजे के करीब वीडियोस बनाना शुरू करते हैं ताकि आगे पीछे का शोर ना हो। तो वीडियोस आप, मुझे लगता है, दिन को भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो आवाज़ भरनी है ना, उसमें फिर खामोशी का ध्यान रखिए। और अब मुझे लगता है जो अब मैं आवाज़ भर रही हूँ इसमें आगे पीछे का शोर है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और हवा बहुत चल रही है बाहर। तो अल्लाह करे कि ये आवाज़ आप तक साफ़ ही पहुँच जाए, लेकिन फिर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे शिद्दत से इंतज़ार होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने पहली मर्तबा बनाई है, क्योंकि थोड़ा सा मैं हट के बनाना चाह रही थी आम वीडियोस से। ये सरमा बन के तैयार हो चुके हुए हैं, और इसके अलावा भी और भी बहुत ज़्यादा डिशेस हैं जो इन्होंने तैयार की हैं, क्योंकि तुर्क माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज होते हैं। अब ये वाली जो डिश है कोफ्तों की है। कोफ्ते अगर हम देखते हैं तो हमारे जो हिंदू पाक के रहने वाले हैं उनके लिए तो ये डिश बिल्कुल नई नहीं है। हमें पता है कि जब हम कोफ्तों का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में इसी तरह का शोरबे वाला या बगैर शोरबे के सालन आता है, जिसमें नमक, मिर्चें, ये वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम जर्मन बावर्ची खाने का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ पर जिसको हम मीट बॉल कहते हैं, यानी बनाए तो जाते हैं कीमे से, गोल गोल सी कोई चीज़ बनाई जाती है, लेकिन हमारी तरह के उनमें मसाला जात का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर इसका यानी अगर डालते हैं तो बाद में शोरबा वगैरह नहीं बनता। अगर शोरबा बनाना भी हो तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जहाँ पर हम लोग कह लें कि जो भी शोरबा बनाते हैं ना, हम अमूमन यही करते हैं कि लहसुन और प्याज का या अदरक वगैरह डाल के, टमाटर बारीक पीस के, यानी हम एक जो शोरबा बनाते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, यहाँ पर अगर ग्रेवी बनाना मकसूद हो तो उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती जो हम करते हैं, बल्कि आखिर में यहाँ पर क्रीम डाल दी जाती है, यानी वाइट क्रीम डाल दी जाती है, जिससे शोरबा वगैरह बनाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी खाने हैं उसमें इनकी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक जो चीज़ है उसका जायका लिया जाए, ना कि जो दूसरी चीज़ें हैं, यानी मसाला जाता है उनका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने मिर्चें वगैरह इस्तेमाल की हैं, इस वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि ये जो मिर्चें हैं ये मैं सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये मिर्चें हमारे लिए बिल्कुल कड़वी नहीं हैं। लेकिन यही वाली मिर्चें अगर आप देखेंगे तो जो हमारे जर्मन बहन भाई हैं या यूरोपियन बहनें हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा होंगी, उनको ये भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। धनिया यहाँ पर जर्मनी में इस्तेमाल में नहीं आता, इसलिए आपको मेरी एक वीडियो ऐसी भी नज़र आएगी जिसमें मैंने धनिया का बड़ा जिक्र किया हुआ है, क्योंकि मुझे धनिया ज़ाती तौर पर बहुत पसंद है। और यहाँ पर जर्मन बावर्ची खाने में धनिया इस्तेमाल नहीं किया जाता, फासले उसकी निस्बत इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। और धनिया के लिए हमें काफ़ी जो है वो देखना पड़ता है कि हमने कहाँ से ख़रीदना। अगर ख़रीद लिया है तो उसको धो के फिर स्टोर करना पड़ता है, यानी फ्रीज़ करना पड़ता है। यहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ पर धनिया नहीं मिलता। अगर शायद ही कहीं आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको किसी दुकान में नज़र आ जाए और उसके भी 4-5 कह लें कि डंडियाँ सी होती हैं, साफ़ सुथरी पैक की हुई होती हैं, जो कि हमें बहुत महंगा पड़ता है और उसकी खुशबू भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अब आ जाता है गोश्त का मरहला कि गोश्त जो है हम लोग कहाँ से ख़रीदते हैं, कैसे ख़रीदते हैं। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपनी जो जर्नी की बातें हैं उसमें जाकर एक वीडियो बनाई थी कि हमें यहाँ पर ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों में रहते हैं वहाँ पर तो गोश्त ख़रीदने का कोई किसी किस्म का
मसला नहीं है। वहाँ पर हमारी जो ज़्यादातर गोश्त की आपको तुर्क दुकानें नज़र आएंगी, क्योंकि अरब दुकानें नहीं हैं, ना ही पाकिस्तानी या दुकानें हैं, तुर्क दुकानें हैं जहाँ से हमें हलाल मीट मिल जाता है, बशर्ते कि वो बड़े शहर हों। लेकिन ऐसे छोटे शहर जहाँ पर कम पाकिस्तानी आबाद हैं, तो वहाँ पर हलाल मीट का काफ़ी मसला होता है। उसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बता दिया था कि कैसे हम कितनी दूर जाके जो है वो गोश्त ख़रीदते हैं, और थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा मिक़दार में ख़रीदते हैं और उसको फिर स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम लोग जो हैं वो हमें वहाँ पे जाके ख़रीदना पड़ता है, और उसके लिए फिर हमें थोड़ा सफ़र भी करना पड़ता है। लेकिन चले कोई नहीं, हम फिर वो गोश्त ज़रा इकट्ठा ले आते हैं। यहाँ पर भी जो है जो गोश्त का अगर आप देखते हैं तो जर्मन बावर्ची खाने जो है वो यहाँ पर मुर्गी का गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। उसके बाद पहले नंबर पे तो कोई और गोश्त है जिसको हम लोग अपने खाना नहीं पसंद करते हैं, ये कह लें कि हमारा मज़हब उस गोश्त को खाने की इजाज़त नहीं देता है। तो मुर्गी का गोश्त भी यहाँ पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और गाय का गोश्त भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और गाय का गोश्त जिस तरह हम खाते हैं इस तरह नहीं खाया जाता, यानी शोरबा वगैरह बनाकर नहीं खाया जाता उस गोश्त का, बल्कि अमूमन कोई स्टेक्स वगैरह बना के जो है गोश्त की खाई जाती हैं, या कबाब वगैरह उसके खाए जाते हैं। और तुर्की बावर्ची खाने का मैं ज़िक्र करना भूल गई कि वहाँ पर मुझे ये पता है कि जब मौका आता है, बड़ी ईद का मौका आता है, ईद उल अज़हिया है, उसके मौके पर वो लोग गाय की कुर्बानी देते हैं। और बाज़ का एक कमरा मखसूस किया हुआ होता है, कोई एक्स्ट्रा कमरा जो पुराना होता है, वहाँ पर वो गाय के गोश्त यानी जितनी भी हड्डियाँ हैं उनसे पूरे गाय के गोश्त को अलग कर देते हैं, यानी बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में गोश्त बनता है, और जो हड्डियाँ हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि हड्डियाँ खाई तो नहीं जाती, लेकिन हम खाना पकाते वक्त उसके अंदर हड्डी डाल लेते हैं कि चले इसके अंदर काफ़ी कैल्शियम होती है, तो चले बाद में इसको फेंक देंगे। लेकिन तुर्की बावर्ची खाने में हड्डी जो है वो सालन में नहीं बनाई जाती, बल्कि उसको पहले ही फेंक देते हैं। और ऐसा ही जो है जर्मन बावर्ची खाने में भी हड्डी वाला गोश्त जो है, हाँ सूप जो बनाना हो उसमें डाल लेते हैं, वैसे जो खाना आम बनता है अगर गाय का गोश्त है तो उसमें हड्डी नहीं डाली जाती, बल्कि बगैर हड्डी के गोश्त बनाया जाता है। अब बात आ गई बकरे के गोश्त की। हमारा आपको पता है कि हम लोग तो जो भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल और तैयब चीज़ बनाई है वो उसको हम खा लेते हैं। बकरे का गोश्त भी हम लोग खा लेते हैं, और मैंने किसी और वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि बकरे जो होते हैं, सींगों वाले बकरे जिसको हम कहते हैं, बकरा या बकरी कहते हैं, वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा नहीं पाए जाते। आपको इक्का दुक्का ही बाज़ लोगों ने शौकिया जिनके फार्म हाउसेस हैं उन्होंने इक्का दुक्का ही वो बकरियां सींगों वाली हैं या बकरे रखे हुए हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे हैं, लैम जिसको हम कहते हैं, उसको उर्दू में कुछ कहते हैं मेमना वगैरह, जो भेड़ें होती हैं ना मेमना वगैरह, उसके हम गोश्त खाते हैं यहाँ पर। और भेड़ों का गोश्त हम नहीं खाते क्योंकि वो काफ़ी बड़ा जानवर हो जाता है। जो मेमना होता है उसका, जिसको लैम कहते हैं, उसका गोश्त खाते हैं। वो भी अमूमन 15 किलो तक निकल ही आता है। तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर जो जर्मनी में है बकरे का गोश्त ही, हम जो मेमना है उसको भी बकरा ही बास्कत कह देते हैं, कि जो लैम का गोश्त है वो ज़्यादा नहीं खाया जाता। इसलिए आपको जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर लैम का गोश्त आपको नज़र नहीं आता। उसकी वजह यही है कि ये लोग चूँकि ख़ुद से खाते नहीं हैं, और बाज़ का स्विट्ज़रलैंड से गोश्त वो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त हमें ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाता है। लेकिन वो भी हर ग्रोसरी स्टोर में नहीं, बल्कि बहुत कम ग्रोसरी स्टोर हैं जहाँ से हमें फ्रीज़ किया हुआ लैम का गोश्त मिल जाता है। और ये जर्मन जो है लैम का गोश्त अमूमन ईस्टर के मौके पर ही खाते हैं, क्योंकि जब आप इनकी ईस्टर के मौके की देखेंगे, वीडियोस वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें डेकोरेट की हुई नज़र आएंगी, और साथ आपको वो मेमने या लैम भी वहाँ पर खड़े दिखाई देंगे। यानी ईस्टर का और मेमने का जो गोश्त है उसका कोई ज़रूर आपस में ताल्लुक़ है। अगर आपको दिलचस्पी हो तो उस के लिहाज से भी एक नई वीडियो जो है वो जर्नी की बातें से मैं अपलोड कर सकती हूँ, अगर किसी को दिलचस्पी हो तो, कि ये लैम्ब के गोश्त और ईस्टर का आपस में क्या ताल्लुक़ है। तो ये वाले जो हमारे कोफ्ते हैं, ये वाला याद है कि मैंने ये वाली रेसिपी जब डाली थी कोफ्तों वाली, और चूँकि टमाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते तो देख के उनको हैरानगी हुई थी कि हम पेस्ट कैसे बनाते हैं, यानी हम अपनी ग्रेवी जो है सालन की वो कैसे बनाते हैं। तो कोफ्ते भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन शोरबे वाली चीज़ें, मैंने बताया कि शोरबे वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं बनती हैं, सब्ज़ी वगैरह बनती है। और शोरबा अगर बनाना थोड़ा बहुत मकसूद भी हो, जिसको सॉस कहते हैं, तो वो सॉस जो होती है अमूमन वो
क्रीम से बनाई जाती है, यानी जो वाइट क्रीम होती है उससे बनाई जाती है। यहाँ पर बाज़ लोगों को लगा था चूँकि मैंने कोफ्तों को भुने बगैर जो है वो डाल दिया तो हो सकता है कि इसमें स्मेल आती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया कि चूँकि बाज़ का हम एक ट्रेडिशनल जो तरीका चला आ रहा है उसी पे ही अमल करते हैं और थोड़ा सा हट के भी नहीं करते। तो अगर आपने ये वाली रेसिपी ट्राई नहीं की तो इस तरीके से बना के रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको गोश्त में से स्मेल आए तो आप ज़रूर लिखिए। गोश्त में से किसी किस्म की ज़रा बराबर जो है वो स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर कोफ्ते जो हैं वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं। और ये लगे हाथों हमारा सालन भी तैयार हो गया कोफ्तों का। इसकी मुकम्मल रेसिपी इंशाल्लाह मेरे इस पे वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगी। और ये दोनों ज़ुबानों में है, यानी उर्दू में भी है और जर्मन ज़ुबान में भी है। धनिए को हम बहुत सेंध सेंध के इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो डंडियाँ होती हैं, आगे से जो डंठल होते हैं, उनको भी हम बारीक काट काट के डालते हैं क्योंकि इनको हम फेंकते नहीं हैं। और मैंने देखा कि असल खुशबू तो उन डंडियों के अंदर ही होती है। और चूँकि हमें मिलता बहुत कम है यहाँ पर, इसलिए हम बहुत एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की झलकियाँ डाली हुई हैं और अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप मुकम्मल वीडियो देख भी सकते हैं। हमें चूँकि धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मिलने में काफ़ी मुश्किल है, इस वजह से हम चटनी भी बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। अब यहाँ पर मैंने एक फ़्रूट चाट बनाई है, थोड़ा सा मुख्तलिफ़ तरीका फ़्रूट चाट बनाने का, लेकिन आप भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद भी आएगी इंशाल्लाह। और उसके लिए यही है कि चूँकि जर्मनी में आलू बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, जिस तरह के हमारे हर रोज़ रोटी बनती है या चावल बनते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि आपकी जितनी भी डिशेस होती हैं साथ आलू उबाल कर रखे जाते हैं। तो इसलिए हमारी जर्मन बहनों को बहुत दिलचस्पी थी कि आलूओं से, सिर्फ आलूओं को उबाल के खाने के अलावा कोई और डिश बन सकती हो तो ज़रूर बताया जाए। और चटनी जो है, सॉरी, इमली जो है इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है कि ये इमली क्या चीज़ है। इसलिए फिर मुझे लगता है कि एक आध वीडियो में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश की है कि इमली का दिखा सकूं कि इमली ऐसे नज़र आती है। ज़्यादातर यहाँ पर सेहत के असूलों को ही मद्देनज़र रखा जाता है, इसलिए सेहतमंद चीज़ों ही खाई जाती हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है, इंसान है ना, वो एक चीज़ खा खा के तंग भी पड़ जाता है। तो यही वाली जो एक वीडियो है मैंने बगैर दही के, यानी अनार डाल के बनाई थी, और वो भी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। और मैंने यहाँ पर ये देखा है कि जो वीडियोस जो जर्मन ज़ुबान में देखी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं करते हैं। वो वीडियो अगर उनको पसंद आती है तो लाइक कर देते हैं, बहुत कम है जो मैंने देखा है कि कमेंट्स करते हैं, क्योंकि आपने अपनी राय का इजहार करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है या बुरी लगी है। तो अगर आप एक थम्स अप भी कर देते हैं तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। ये जो सफ़ेद चने हैं, ये तुर्की बावर्ची खाने में तो काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, अरबी बावर्ची खाने में भी, लेकिन जर्मन बावर्ची खाने में बहुत ही कम सफ़ेद चने इस्तेमाल होते हैं। बल्कि मजमूई तौर पे भी जो मैंने दालें पकाई हैं, वो दालें भी जर्मन बावर्ची खाने के लिए बिल्कुल नहीं हैं। लफ्ज़ जो दाल है या दालें हैं, या जर्मन ज़ुबान में जो मसूर की दाल है उसका तो सूप बनाया जाता है, तुर्की बावर्ची खाने में भी इसका बहुत ज़्यादा सूप बनाया जाता है। और जर्मनों को भी सूप का पता है कि सूप बनता है मसूर की दाल का। और जो बाकी दालें हैं उनके लिए सारी थोड़ी सी नई थी। इसलिए हमारी वो बहनें जो कि गोश्त नहीं खाती हैं और अपनी प्रोटीन की कमी पूरा करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दालें पका सकूं। तो जब मैंने दालें बनाई तो उनके मुझे बहुत अच्छी फ़ीडबैक मिली थी, और उनकी ख्वाहिश है कि और ज़्यादा मैं दालें बना सकूं।
तो कोशिश यही है कि साथ साथ जो है उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सके। और ये जो टमाटर हैं यहाँ पर यूरोप में तो आम मिल जाते हैं, क्योंकि टमाटरों की मैंने देखे बहुत ज़्यादा अक़साम है और बहुत ज़्यादा रंग हैं जो आपको नज़र आएंगे, क्योंकि बाज़ यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक से आते हैं ये वाले टमाटर। लेकिन सालन में आप जो डालते हैं ज़्यादातर वो बड़े टमाटर ही होते हैं। ये छोटे टमाटर जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के जो कॉकटेल्स बनते हैं या आप सैलड वगैरह बनाते हैं वहाँ पर जाकर ये टमाटर इस्तेमाल होते हैं। दही के साथ बनाने का ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी भी हो जाती है। लेकिन अगर ये वाली चाट आप चाहें तो दही के बगैर भी बना सकते हैं, इमली डाल के। लेकिन मैंने बताया चूँकि जो हमारी जर्मन बहन भाई हैं ये यूरोपियन हैं, उनकी ख्वाहिश यही है कि मैं ऐसी चीज़ों की रेसिपीज़ दूँ अमूमन जो चीज़ें उनके घरों में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर इसलिए ख़ास तौर पर मैंने इमली की बजाय जो है वो दही डाला था, ताकि अगर इमली ना भी हो तो उसके बगैर भी ये बना सकें। और ख़ास तौर पे इसलिए मैंने यहाँ पर माल्टे का जूस डाला था। और यहाँ पर ये जो नीमको डाली थी, साथ ये भी बता दिया था कि अगर नीमको नहीं है उनके घर में, क्योंकि नीमको भी एक नई चीज़ है उनके लिए, तो उसकी जगह पे कोई भी किसी भी तरह के जो चिप्स हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि मकसद थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना था इसको, और वो चिप्स से भी हो सकता है पूरा। फिर मैं एक दफ़ा ज़िक्र करती हूँ कि चीज़ बाज़ का एक ही होती है, लेकिन आप उसको मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। जिस तरह के ये छोटे से बिस्किट हैं यहाँ पर केक की टाइप के, तो आप अगर मेहमान आ जाते हैं तो फ़ौरी तौर पे आप इनके ऊपर कोई भी फल, जो भी फल आपके घर में मौजूद है, उसको काट के मुख्तलिफ़ तरह से डेकोरेट करके तो मेहमान की खिदमत में पेश कर सकते हैं। यहाँ पर ये आम थे जिनको मैंने थोड़ा सा रोल करके तो एक छोटा सा फूल बना लिया है, या मुख्तलिफ़ तरह के फल हैं। क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि फलों से जो भी आप डिशेस बनाते हैं तो आप जो मौसमी फल हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसमी फल भी ख़ास तौर पर जब वो पके हुए होते हैं तो उनकी डिशेस बहुत अच्छी बनती हैं, क्योंकि अगर कच्चे से बनाते हैं तो उनका जायका इतना अच्छा नहीं होता। और यहाँ पर ये बिस्किट से हमें मिले थे, इसमें आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये बिस्किट नहीं है तो आप कोई भी सख्त किस्म के जो बिस्किट होते हैं वहाँ पर भी ये वाली रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका भी मैंने बता दिया था कि सिर्फ आपने इसको रोल करना है, और ये रोल करने वाला काम इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मश्क की ज़रूरत है। और आखिर में अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है तो नीचे से काट दें, फिर ये जो छोटा सा एक गोल सा सर्कल सा बना है ये खड़ा भी आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर जर्मनी में जो फल हैं अपने भी, इनके सेब यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा चूँकि हॉलैंड भी हमारे बिल्कुल साथ है, जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं, हमसाया ममालिक में एक तरफ जो है वो स्पेन आ जाता है, एक तरफ पोलैंड आ जाता है, एक तरफ हॉलैंड आ जाता है, एक तरफ डेनमार्क आ जाता है। यानी ये मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं, चूँकि हमसाया ममालिक हैं और हर मुल्क की अपनी पैदावार, मखसूस पैदावार होती है, तो वहाँ से फिर जितने भी फल हैं आते जाते रहते हैं। ख़ास तौर पे हॉलैंड में सब्ज़ियाँ और फल जो है वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, वहाँ से यहाँ तक आते हैं। स्पेन जो है वो एक गर्म मुल्क है, वहाँ के जो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, टमाटर ख़ास तौर पे स्पेन से ज़्यादा आते हैं। तो यानी यहाँ पर आप जो देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो फल आते हैं, और हर मुल्क के फल का जायका भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ये जहन में रखिए। क्योंकि अगर हम आम की बात करते हैं तो आम जो पाकिस्तान के आम का जायका है वो यहाँ के आम का या ब्राज़ील के आम का वो जायका नहीं है, या अगर अमेरिका से आम आते हैं तो उनका जायका नहीं है, क्योंकि यहाँ के आमों का बिल्कुल एक मुख्तलिफ जायका है। और खुशबू भी जो है वो इन आमों में उस तरह की नहीं होती जिस तरह के हमारे हिंदो पाक के आमों में पाई जाती है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक छोटा सा आइडिया ही है आपके साथ शेयर करने का। हो सकता है कि इससे भी अच्छे आइडियाज़ आपके जहन में हों तो आप उनको बना सकते हैं। बाकी ये ऐसी रेसिपीज़ हैं, क्योंकि हमारे जो जर्मन बहन भाई हैं वो बहुत लंबी लंबी कुकिंग करने के आदी नहीं हैं कि बहुत लंबा पका के। उनकी कोशिश यही होती है कि जितना मुख्तसर, जितना जल्दी हम किसी डिश को बना सकें। तो अब ये बाज़ हो सकता है कोई ये कहें कि हम ये जो केक हैं छोटे से मफ़िन्स जो हैं वो हम खुद भी घर में बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको बने बनाए एक मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं तो मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा आपको तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है।
जिस तरह सफ़ेद चने हैं, मैंने बताया कि वो बहुत ही कम जो हैं सफ़ेद चने आपको जर्मन बावर्ची खाने में मिलेंगे। तुर्क जो बावर्ची खाना है वहाँ पर सफ़ेद चने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आपको उबले हुए मिल जाते हैं, क्योंकि जो वैसे हैं पकाने में इनका ख्याल है कि बहुत टाइम लगता है। और बहुत सारी और भी डिशेस हैं जो कि इनको टिन पैक में मिल जाती हैं, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे मुल्कों में जो चीज़ ड्राई करने का रवाज है, चूँकि हमारे हिंदू पाक में धूप ज़्यादा है, इसकी वजह से सस्ता भी यही पड़ता है कि आप उन चीज़ों को खुश्क कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ें जिनको हम अपने मुल्कों में ड्राई करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें फ्रीज़ कर ली जाती हैं। और वैसे तो यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई लोड शेडिंग का ऐसा मसला नहीं है कि बिजली चली जाती है या कोई और वजह है, तो चीज़ें सब्जियां या फल जो है वो फ्रीज़ करने का बहुत ज़्यादा रवाज है। यानी जो ही जो है वो फल या सब्ज़ी आती है, जितनी वो मार्केट में बिकती जाती है, साथ साथ उसको बजाय ख़राब होने के वो साथ साथ फ्रीज़ करते जाते हैं, ताकि वो पूरा साल सब्ज़ी या फल इस्तेमाल हो सके। लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फल या सब्ज़ियाँ ऐसे भी हैं जिनका टिन पैक में रवाज है। जायका उनका वो तो नहीं होता जो कि एक ताज़ा का है या फ्रीज़ का है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको टिन पैक में मिलती हैं। जिस तरह कि चूँकि ये लोग खाने पीने पे बहुत ज़्यादा अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें। रोटी बनाने का है, रोटी मैंने पहले ही बता दिया था कि रोटी तो घरों में बनाने का रवाज बिल्कुल है ही नहीं, या रोटी चपाती या फुल्का इस चीज़ से बिल्कुल वो नावाकिफ़ हैं। तो डबल रोटी ही है। अमूमन सब्जियां बना के खाई जाती हैं, गोश्त खा लिया है या कोई और चीज़ खा ली गई है तो उसके साथ आलू उबाल लिए गए हैं, ताकि वो निशास्ता की जो कमी है वो आलू पूरे कर दें। लेकिन अगर बहुत कम किसी को शौक़ आए भी तो अवन में वो चीज़ जो है वो बनाई जाती है, यानी एक एक करके फुल्का नहीं बनाया जाता, यानी अवन में ही वो डबल रोटी या केक बना लिया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने बताया कि अपने वक्त को ख़ास तौर पे ये खाने पर ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। सब्जियां खा लिया, फल खा लिया और उसके साथ आलू उबाल लिए, यानी मुख्तसर से वक्त में इनका खाना जो है वह तैयार हो जाता है। और इनको ये भी नहीं है कि हमने गर्म खाना खाना है। मैंने देखा है कि बाज़ हमारे घरों में जो यूरोपियन मेहमान आते हैं, ये जर्मन बहनें आती हैं, बाज़ का हमें यही होता है कि गर्म गर्म खाना जैसा होता है कि चलें चावल गर्मा गर्म है खा लें, फुल्के गर्मा गर्म है हम मेज़ पे ले आएँ। उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि खाना गर्मा गर्म है या ठंडा है। खाना उन्होंने खाना है, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो। और अमूमन जो है इनका शाम का जो खाना है वो कहते हैं कि हमने ठंडा ही खाना है, यानी शाम के खाने में इनका जो भी चीज़ इन्होंने खानी है, डबल रोटी के ऊपर पनीर मुख्तलिफ़ तरह के लगा के खा लिए, साथ मुख्तलिफ़ तरह के दही खा लिए, या कोई भी मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों की चाय पी ली, तो उसमें भी चाय सिर्फ गर्म होती है, बाकी चीज़ें अमूमन ठंडी ही होती हैं। बल्कि डबल रोटी को भी गर्म नहीं किया जाता, डबल रोटी को भी ठंडा ही खा लिया जाता है। ये वाली रेसिपी मुझे लगता है कि अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, क्योंकि इसकी क्वालिटी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी मुझे। तो हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ ही आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें यही है कि आपने मुख्तलिफ़ तरह के फल काट के, आपके जहन में इससे भी बेहतर आइडियाज़ हो सकते हैं, आपने काट के रखने हैं, किसी भी बिस्किट पर रखने हैं, और फिर जो जेली है उसको गर्म पानी में डाल के ठंडा कर लें, जेली बना लें और इसके ऊपर डाल देनी, और उसका ये फ़ायदा होगा कि ये फल अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। और आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी छोटे छोटे जो मिनी केक्स होते हैं वो आप घर में ही बना सकते हैं। फल मैंने बताया कि ज़्यादातर हमारे जो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहीं से ही आता है। बहुत 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 कम है कि मुझे जो अंगूर नज़र आया है इतने सालों में, बहुत कम इंडिया का अंगूर नज़र आया है। जो छोटा सफ़ेद वाला अंगूर होता है ना, वो नज़र आया है। पाकिस्तान का कोई भी फल आज तक मुझे जर्मन ग्रोसरी स्टोर्स पर नज़र नहीं आया। लेकिन यह है कि हमारे जो अपने कह लें कि देसी स्टोर्स हम उनको कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत ही बाज़ का छोटे होते हैं। वहाँ से हमें जो अपनी देसी चीज़ें होती हैं वो जाके हमें उन स्टोर से मिल जाती हैं। और वहाँ पे जो आम है, ख़ास तौर पे जिस तरह आजकल आमों का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तो वो आम हिंदू पाक से आ जाते हैं और आते आते उनको टाइम लगता है। और अभी तक जुलाई का महीना शुरू हो चुका हुआ है और अभी तक मैंने आम नहीं चखे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मैंने पाकिस्तानी या इंडिया के आम जो हैं, यानी इस सीज़न के आम जो हैं वो चख लेने हैं। तो सब्ज़ियाँ भी जो हैं हमारी, जिस तरह
मैंने एक वीडियो बनाई है सब्जियों पे, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर सकूँ। कि सब्जियां भी जो हैं, जर्मन सब्जियां अपनी सब्जियां हैं या यूरोप की अपनी सब्जियां, जिस तरह कह लें कि ये टिंडे हैं, कद्दू हैं, करेले हैं, भिंडी है, और क्या होता है, अरवी है या भिंडियां हैं। ये जो सब्जियां हैं ये इन लोगों के लिए बिल्कुल अनजान हैं। इन लोगों को हमारी इन देसी सब्जियों का बिल्कुल नहीं पता। यह है कि हम ये वाली सब्जियां अपनी देसी दुकानों से लेकर आते हैं और पकाते हैं, और उसके लिए भी ज़ाहिरी बात है कि हिंदो पाक से ये सब्जियां आती हैं और हर वक्त हमें नहीं मिल सकती। हम इन सब्जियों को ला के, ख़ास तौर पे जो दूर के शहरों में रहने वाले हैं, वो ला के इन सब्जियों को काट के फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि 2 से 3 माह अच्छी तरह उनके निकल जाएँ। उसके बाद ये बैंगन की एक रेसिपी थी जो कि हमारे जर्मन या यूरोपियन बहन भाइयों ने बहुत पसंद की, क्योंकि बैंगन ऐसी चीज़ है जो कि आपको जर्मनी में भी आसानी मिल जाता है। इसका साइज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है, लेकिन यह है कि यहाँ पर आपको आसानी मिल जाता है। और हमारे जो बहन भाई हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी रेसिपीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि उनके अपने मुल्क में भी आसानी मिल सके, क्योंकि हमारे जो हिंदो पाक के घराने हैं वहाँ पर बैंगन की अमूमन 2 ही रेसिपीज़ नज़र आती हैं। या तो आप उसको किसी गोश्त या आलू में पकाते हैं, या उसको फिर उसका रायता बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब यूरोपियन रेसिपीज़ देखेंगे तो आपको बैंगन की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ नज़र आएंगी। तो ये जो जलाकर बनाने वाली रेसिपी थी ये हमारे यूरोपियन बहन भाइयों के लिए बहुत नई थी। और मैंने यही बताया था कि यहाँ पर चूँकि चूल्हे अमूमन बिजली वाले होते हैं तो जलाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए छोटे से अवन में मैंने इसको जलाया था। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर आपको खुले घर, खुले सहन की सहूलत मौजूद है, तो गर्मियों में आप ख़ास तौर पे इसको बाहर जला के भी बना सकते हैं और इसका जायका भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह होगा। और इसके साथ साथ जो है मैंने मौसम का भी बताया था कि यहाँ पर जो है वो गर्मियों में रात बहुत ही मुख्तसर होती है और सर्दियों में रात बहुत ही लंबी होती है। बाज़ों का ये ख्याल था कि ये सर्द ममालिक हैं तो इसमें दिन इतना लंबा नहीं होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आगे चल के देखती हूँ, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो थोड़ी सी बात कर लूँगी। छोटे लाइम भी हमें यहाँ पर आसानी से नहीं मिलते, बड़े लीमू मिल जाते हैं। सर्दियों में चूँकि यहाँ पर रात बहुत लंबी होती है, यानी जो तुलूए आफ्ताब है वो सुबह के तकरीबन 8:30 बजे, 8:45 बजे होता है, और गुरूब आफ्ताब जो है वो दोपहर के ही कह लें, उस वक्त दोपहर ही होती है, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे हो जाता है। उस लिहाज से सर्दियों में जो रात है वो बहुत ही लंबी होती है, और सर्दियों में सूरज हमें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये है कि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए तो उस सूरत में फिर आपको सूरज नज़र आता है, वरना बर्फ़बारी अगर कम हो तो फिर चूँकि आसमान बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होता, इस वजह से सर्दियों में सूरज बहुत ही कम हमें नज़र आता है। इसके बरअक्स अगर हम देखते हैं तो गर्मियों में यहाँ पर रात जो है वो बहुत मुख्तसर होती है और दिन जो है वो बहुत लंबा होता है। गर्मियों में अमूमन तुलूए आफ्ताब सुबह के 3:30 बजे हो जाता है, या 3:45, 3:30 बजे ही अमूमन हो जाता है, या 3:45 बजे ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बरअक्स जो है वो गुरूब आफ्ताब शाम के, बल्कि रात के कह लें 10:30 बजे, 11:45 बजे होता है। यानी हम बाज़ का 10:30 पौने 11 बजे जाके मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। उस लिहाज से गर्मियों का जो दिन होता है वो लंबा होता है और सर्दियों का दिन बहुत ही मुख्तसर होता है। और जितने भी शौक़ होते हैं हमारे कि हमने बाहर बैठना है, ग्रिल वगैरह करनी है, वो अमूमन गर्मियों में ही पूरे किए जाते हैं। और जहाँ पर अगर ग्रिल की जाती है तो मुख्तलिफ़ तरह के सलाद हैं जो बनाए जाते हैं, नूडल सलाद है या और मुख्तलिफ़ यूरोपियन सलाद हैं। तो हम लोग जब ग्रिल करते हैं तो उसमें कोशिश यही होती है कि ये वाला जो बैंगन का रायता है, बाकी सामान तैयार करके ले जाते हैं, लेकिन जो बैंगन है इसको जब ग्रिल के बाद जो कोयले होते हैं उस पर रख दिया जाता है, जल्दी से जल जाता है
और उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है और वहाँ से फिर गूदा निकाल के बाकी चीज़ों में डाल के मिक्स कर लिया जाता है। और मैं इस वीडियो में फिर एक दफ़ा आप जो सुनने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो नए यूट्यूबर्स हैं, उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में आप आगे बढ़ें तो आपको एक दूसरे की मदद करनी होगी, क्योंकि 100 में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी किस्मत बहुत अच्छी हो और वो दिनों में जो वो आगे निकल जाए। लेकिन अमूमन जो आम यूट्यूबर्स हैं या छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनको एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, उसके बगैर वो इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा बैंगन का जो भरता था ये तैयार हो गया हुआ है और ये बहुत ही लजीज होता है। गर्मियों में तो ख़ास तौर पे बहुत मज़ा देता है ये वाला रायता, बैंगन का भरता या रायता। डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि आपकी वीडियोस जो हैं, आप अब ये रायता मैंने बनाया, इसको कोई चख तो नहीं सकता। आप जिस तरीके से इसको सर्व करेंगे वो दूसरों की नज़रों में आएगा। ये बाज़ ईद के मौके पर जो बनाई गई डिशेस थी उनकी झलकियाँ हैं। मेरी आज की ये वाली वीडियो जिसने देखी है या सुनी है, उनकी मैं बहुत मशकूर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी देखते रहेंगे। खोख मित सुल्ताना।